एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के बारे में। क्या है एप्सिलॉन नॉट? माध्यम का गुण जो वैद्युत क्षेत्र पर अपना प्रभाव डालता है या जो वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, माध्यम का वह गुण जो वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित करता है। और म्यू नॉट है माध्यम का वह गुण माध्यम का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। दोनों लेकिन मीडियम के ही कैरेक्टरिस्टिक हैं, याद रखें। कितना अजीब है ना, गुण दोनों ही किसके हैं? मीडियम के, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर अलग टाइप का इफेक्ट शो करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड जब उनको मिलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पर अलग टाइप का इफेक्ट उनका रहता है। जैसे अगर कहीं पर कोई चार्ज है, एक आवेश यहाँ पर है, वो कितना वैद्युत क्षेत्र बनाता है r डिस्टेंस पर। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि एक जो चार्ज होता है Q, वो पूरा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? वो पूरा बनाता है Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन जब वो R डिस्टेंस पर यहां पहुंचेगा तो कितना पहुंचेगा? देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये चार्ज Q है, ठीक है, ये चार्ज Q है और यहां R डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। देखो ये जो चार्ज Q है ना, ये टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? आंसर है ये टोटल बनाता है Q अपॉन R स्क्वायर। उसमें से यहां कितना पहुंचता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए फिर से, जैसे कि एक बल्ब है, बल्ब आपने जलाया, जब बल्ब जलाया तो टोटल कितनी लाइट निकलती है? वो उसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, लेकिन इस दीवार के इस पॉइंट पर कितनी लाइट पहुंचती है? तो क्या बल्ब से जितनी लाइट बनी वो पूरी की पूरी लाइट दीवार के इस पॉइंट पर पहुंचेगी? एक पॉइंट पर नहीं, उसका कुछ पार्ट पहुंचेगा। समझ रहे हैं आप? सिमिलरली ये जो चार्ज Q है, ये टोटल चारों तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? आंसर है Q अपॉन R स्क्वायर। उसका कितना पार्ट यहां पहुंचता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसी तरह से एक जो ये कंडक्टर है हमारे पास, जिसमें I करंट फ्लो हो रही है, इसका ये छोटा सा करंट एलिमेंट दैट इज IDL, ये अपने से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। आई एम टेकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन में काउंट नहीं कर रहा हूं। इसलिए अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो करंट एलिमेंट है IDL, ये अपने चारों तरफ टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? टोटल बनाता है IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। अगर थीटा को 90 कर दोगे तो sin थीटा का काम 1 हो जाएगा, वैल्यू उसकी 1 हो जाएगी और IDL अपॉन R स्क्वायर बचेगा केवल उस समय। तो IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। लेकिन वो उस मैग्नेटिक फील्ड में से क्या पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर पहुंचेगा? आंसर इज नो। उसका कितना पार्ट पहुंचेगा? μ0/4 पाई पार्ट ही केवल इस पॉइंट तक पहुंच पाता है। ये समझने की बड़ी जरूरत है आपको,
ताकि आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक आइडिया मिलेगा कि अगर कहीं पर भी कोई कंडक्टर है, कहीं पर कोई धारा बह रही है, एक करंट एलिमेंट आईडीएल है, तो वो टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है चारों तरफ वो आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड बंद करके और इससे बाहर निकलना स्टार्ट होता है, बंद करके जब बाहर चलता है तो उसको कौन मिलता है रास्ते पे? मीडियम। वो मीडियम क्या करता है? वो मीडियम उस मैग्नेटिक फील्ड पर अपना इफेक्ट डालता है, और जब यहां पर पहुंचते हैं, इस पॉइंट पर देखने जाते हैं, तो हमें केवल इतना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। उसका केवल μ0/4 पाई टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां मिलेगा। बाकी कहां चला गया? कुछ इधर गया होगा, कुछ पीछे साइड गया होगा, कुछ इधर आया होगा। हम तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं केवल। तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो बना, सिमट करके वहां तो नहीं चला जाएगा ना। जैसे बल्ब वाला एग्जांपल हमने आपको दिया कि अगर आप एक बल्ब जलाते हैं तो वो अपनी लाइट क्या केवल एक डायरेक्शन पे निकालता है? ऐसा नहीं है, वो अपनी लाइट को चारों दिशाओं में निकालता है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि यहां पर कितनी लाइट पहुंची, तो क्या बल्ब की जितनी लाइट बनी पूरी लाइट यहां पर पहुंच रही है? क्या नहीं पहुंच रही है। उस लाइट को जब बल्ब से बनी और वो लाइट चली, तो उसको रास्ते में कौन मिला? उसको रास्ते पर मीडियम मिला, और मीडियम उस लाइट पे अपना इफेक्ट डालता है, और अपने इफेक्ट की वजह से पूरी की पूरी लाइट मुझे यहां नहीं मिलती, उसका छोटा सा एक पार्ट मिलता है, 1/10वां भाग, 1/100वां भाग, जो भी मिलेगा, एक छोटा सा पार्ट मिलता है मुझे। बाकी मीडियम क्या कर लेता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये माध्यम की इन्हीं दोनों गुणों की वजह से हो रहा है। इन्हीं दोनों गुणों की वजह से ये सब हो रहा है। अगर मीडियम में ये दो क्वालिटी ना होती, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स ना होते, ये दो प्रॉपर्टी ना होती, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां से बना था ना, वो पूरा शायद यहां पर हमको मिलता। समझ रहे? पर माध्यम में से उसको चल के जाना पड़ता है, इसलिए मीडियम उस पर अपना इफेक्ट डालता है, कुछ उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को आगे चले जाने देता है, जो आगे पहुंचता है वही हमको मिलता है। ये चीज यहां पर होती है, और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब बताइए, आपको समझ आ गई ये बात? फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल पॉइंट चार्ज बनाता कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो आंसर है Q/r²। तो अगर r डिस्टेंस पर मैं पूछूंगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, क्या टोटल Q/r² मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमको कितना मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² मिलेगा। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बना कितना? Q/r²। लेकिन जब चलना शुरू किया उसने, तो रास्ते में उसको माध्यम मिला, और माध्यम ने कुछ पार्ट को एब्जॉर्व करना भी स्टार्ट किया, तो जो पहुंचेगा वो आपको मिलेगा। सिमिलरली यही चीज मैग्नेटिक फील्ड में होती है, और ये किसकी वजह से है? ये माध्यम के इन कांस्टेंट की वजह से, माध्यम में जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी वजह से है, और दोनों गुण माध्यम के ही हैं। अब आप एक चीज और सोच सकते हो जो कि आप नहीं सोच रहे हो। क्या? जिस तरीके से हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा है, उसी तरीके से हमने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा है, और उसी तरीके से क्लास 11th में हमने गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा था। तो ऐसा ही चीज गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में बताओ कि कितना बनता है और कितना पहुंचता है। ऐसा क्वेश्चन मन में आना चाहिए आपके, लेकिन नहीं आ रहा था। आ रहा था? नहीं आ रहा था? कोई बात नहीं, चलिए, इसीलिए तो हम यहां पर खड़े। आपके मन में क्वेश्चन आए ना आए, हम आपको बता देंगे। देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा होगा कि गुरुत्वीय क्षेत्र को या गुरुत्वीय बल को माध्यम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मीडियम उसको प्रभावित कर ही नहीं पाता। कैसे? अगर मैं यहां पर इस पेन को ऐसे छोड़ता हूं, तो यहां पर पेन और जमीन के बीच में कोई माध्यम है क्या? एयर है केवल, और तो कुछ है नहीं मीडियम यहां पे। तो जमीन और इस पेन के बीच में कोई अदर मीडियम नहीं है। जब मैं इसको यहां छोड़ता हूं, उतने ही फोर्स से ये नीचे जाता है, उतने ही त्वरण से ये नीचे चलता है। अब इसको मैं यहां पर छोड़ता हूं, जब मैं यहां छोड़ता हूं, फिर भी मैं उसका त्वरण मेजर करता हूं कि अब कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब इस पेन और अर्थ के बीच में ये क्या आ गया? टेबल आ गया। तो मैं फिर भी इसका एक्सेलरेशन मेजर करता हूं कि कितना त्वरण मुझको मिला।
तो आप जानते हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब पेन और पृथ्वी के बीच में कुछ भी नहीं था तो भी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और जब इस पेन और पृथ्वी के बीच में छोटा सा टेबल आ जाएगा ना, उस वक्त भी इसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहता है। मास तो इसका हर जगह सेम है। अब मास सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए फोर्स भी कैसा लगा होगा, सेम। तो हम समझ गए कि गुरुत्व बल को बीच में माध्यम आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए गुरुत्वीय क्षेत्र जितना बनेगा उतना यहां पहुंचेगा, उसमें कोई काट छांट नहीं होगी, कोई इफेक्ट मीडियम उस पर नहीं डालेगा। आप कोई भी मीडियम लगा दीजिए, आप आयरन लगा लीजिए, कॉपर लगा लीजिए, एल्युमिनियम, आप कार्बन डाइऑक्साइड लगाइए, कोई गैस लगाइए, कोई सॉलिड लगाइए, कोई आप लिक्विड लगा लीजिए, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड। गुरुत्वीय क्षेत्र पर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, पड़ेगा ही नहीं आपका। केवल माध्यम जो होता है वो दो क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र का कुछ नहीं कर पाता वो, समझ रहे हैं? तो होता है, क्या करेंगे ये देखते हैं हम लोग। ये हमने लिख दिया। एक चीज और, दोनों ही प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टीज है? दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों ही गुण जो हैं वो माध्यम के गुण हैं। मतलब इंसान एक प्रॉपर्टी दो हो सकता है, ये तो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी होता है। एक ही इंसान लालची भी हो सकता है और ईमानदार भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है। ऐसे ही एक ही मीडियम है पर दो कैरेक्टरिस्टिक हमको शो होते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र के लिए और एक चुंबकीय क्षेत्र के लिए। लेकिन एक बात मन में जरूर खटकती है, क्या? कि अगर दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक एक ही चीज के हैं तो इनमें संबंध तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, फिर कोई ना कोई रिलेशन तो इनमें जरूर होगा। तो आज हम क्या करना चाहते हैं? आज हम इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एक संबंध बनाना चाहते हैं। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन। रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में क्या रिलेशन है, ये हम देखना चाहते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा रिलेशन है, और जब ये रिलेशन का रिजल्ट आप देखेंगे ना, आप ये देखकर हैरान होंगे। लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप हैरान नहीं होंगे। आप जानते ही होंगे एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या वैल्यू होती है। इसको मैं, वैसे तो आपको मालूम होगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, लेकिन वहां से नहीं लाएंगे इसे हम। वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। याद आया आपको? और इसका यूनिट क्या होता है बता सकते हैं आप? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, हम यहां से एप्सिलॉन नॉट निकालना चाहते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालिए, इसको उधर भेजिए, इसको इधर लेते आइए। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये बेटा आ जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। एप्सिलॉन नॉट उधर भेज दिया, ये इधर अपॉन में आ गया, तो 1/4 पाई और उसके साथ ये भी आ गया। यूनिट जब इधर की तरफ आएगा तो यूनिट भी पलट जाएगा और ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू कर ली हमने? एप्सिलॉन नॉट की। अभी म्यू नॉट को भी देखना चाहते हैं। क्या आपको याद है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमने लास्ट क्लास में बताई आपको? 10 टू द पावर -7। एक काम कर लेते हैं बेटा, हम पहले म्यू नॉट का यूनिट हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, नहीं तो ये आपको ये लगता रहेगा कि म्यू नॉट का यूनिट तो जबरदस्ती लिखा जा रहा है। देखो भैया, बी का सूत्र आपने क्या देखा है?
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। हम यहां से म्यू नॉट का यूनिट निकालना चाहते हैं, तो म्यू नॉट को छोड़कर बाकी सब इधर भेज दो आप। म्यू नॉट इज इक्वल टू बी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वेयर। 4 पाई भी ऊपर आ गया, आर स्क्वायर भी ऊपर आ गया, बाकी आई dl साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा। आई dl साइन थीटा अपॉन में आ गया। क्या आपको याद है बी का यूनिट क्या होता है? टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है सीजीएस सिस्टम में। टेस्ला एसआई यूनिट है, गॉस सीजीएस यूनिट है, और एक यूनिट और होता है जो होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, हम उसको यूज करेंगे। बी का यूनिट होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। 4 पाई कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और क्योंकि आर में स्क्वायर लगा है तो हमने भी लगा दिया। आई अपॉन में आ गया, अपॉन में आई का यूनिट क्या होगा? एम्पियर। डीएल लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। साइन थीटा का यूनिट बता सकते हैं आप मुझे? साइन थीटा का यूनिट क्या होगा? आपने मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। उसमें से साइन थीटा का यूनिट आपको बताना है। हाँ जी, अच्छा किसको किसको याद है साइन थीटा का मात्रक? कभी सर ने निकलवाया नहीं आपसे? अरे आप तो देखते कभी साइन थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं इनका कोई यूनिट नहीं होता भैया। क्यों नहीं होता? बिकॉज दिस ऑल आर द प्योर रेशियो। ये सब शुद्ध अनुपात हैं, और दुनिया में किसी भी शुद्ध अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। शुद्ध अनुपात किसको बोलेंगे आप? ध्यान से सुनिए, दुनिया में अनुपात बहुत हैं, अनुपात बहुत मिलेंगे। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं, अनुपात तो बहुत जगह पर मिलेगा आपको। जैसे घनत्व का एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, तो जो घनत्व होता है ना वो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके आयतन का अगर अनुपात आप निकाल देंगे तो उससे क्या मिलेगा? आपको घनत्व मिलेगा। ऐसे ही आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, बल बटे क्षेत्रफल। ये किसके बराबर होता है? दाब। तो किसी भी वस्तु पर आरोपित अभिलंबवत बल और उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं? दाब। ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है, पर इन सब के मात्रक होते हैं। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसे आप पास्कल कहते हैं। समझ आ रहा है? तो ये दोनों ही रेशियो हैं, दोनों ही अनुपात हैं, पर दोनों का मात्रक है। और अभी हम क्या बोल रहे हैं कि शुद्ध अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, इसका मतलब यह अनुपात शुद्ध अनुपात नहीं है। तो फिर शुद्ध अनुपात क्या होगा? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, चाहे इसे लिख दो n21 μ21, दोनों ही सिंबल उसी के हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? v1 अपॉन v2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये भी तो अनुपात है, ये शुद्ध अनुपात है। क्यों? शुद्ध अनुपात किसको बोलेंगे? जिसका अंश और हर सेम फिजिकल क्वांटिटी मिले, एक ही भौतिक राशि मिले आपको, ऊपर भी चाल आ रही है नीचे भी चाल आ रही है। तो यह अनुपात होने के साथ साथ कैसा अनुपात है? यह शुद्ध अनुपात है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। और आपने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज नो यूनिट, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। ऐसे ही अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, अपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है, तो यह कैसा अनुपात हो गया? शुद्ध अनुपात, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो शुद्ध अनुपात किसे बोलेंगे? जिसके अंश और हर में
एक जैसी भौतिक राशि आपको मिल जाए। बाकी इस तरीके के जैसे जहां जहां भी लिखा होगा अनुपात तो सब है, पर सब शुद्ध अनुपात नहीं है। जो शुद्ध अनुपात होंगे केवल उनका मात्रक नहीं होता। तो साइन थीटा, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है ना, ये सब शुद्ध अनुपात है। क्यों? क्योंकि इनके अंश में भी लंबाई आती है और हर में भी लंबाई आती है, इसलिए शुद्ध अनुपात है, इसलिए इनका कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, छोड़ दीजिए आप। अब बेटा ध्यान से देखो, इस मीटर को इस मीटर से मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ? मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर। तो म्यू नॉट का यूनिट क्या मिलेगा आपको? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट की विमा भी देख लीजिए अब साथ में। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है बताइए? MLT-2। न्यूटन जो होता है वो फोर्स का यूनिट है ना, तो न्यूटन का डायमेंशन क्या होगा? जो फोर्स का डायमेंशन होगा, MLT-2। एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर का डायमेंशन क्या होता है? A, और उसका स्क्वायर लगा हुआ है, A स्क्वायर। आप इसे ऊपर ले जाइए, सॉल्व कर दीजिए, तो MLT-2 A-2, ये म्यू नॉट की डायमेंशन निकल करके आ गई। तो म्यू नॉट का मात्रक क्या मिलेगा? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और म्यू नॉट की डायमेंशन क्या आएगी? MLT-2 A-2। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यहां से अगर मैं म्यू नॉट की वैल्यू पूछूंगा तो आप मुझे क्या बताएंगे? 4 पाई उधर भेजना पड़ेगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने निकाल ली और ये म्यू नॉट की वैल्यू हमने निकाल ली। जैसा कि आपको याद ही है कि इस समय हम लोग म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन देखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही माध्यम के गुण हैं और एक ही माध्यम की दोनों प्रॉपर्टीज हैं। तो हम सोचते हैं कि जरूर इनमें कोई ना कोई संबंध तो आपस में होगा, वो रिलेशन निकालना चाहते हैं। अभी देखिए क्या करेंगे। एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, हम एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। एप्सिलॉन नॉट की जगह पर ये वैल्यू लेनी पड़ेगी बेटा आपको, 1/4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 10⁻9। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। और एक चीज देखिए, इन दोनों के यूनिट्स भी आप लिख लो, उससे और ज्यादा क्लियरली आपको आइडिया आएगा। दोनों का गुणा किया है तो दोनों के मात्रकों का भी गुणा हो जाएगा। इसका मात्रक क्या है? कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन से न्यूटन बेटा कैंसिल हो गया, देखो 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया। क्या बचेगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन, ध्यान से देखिएगा, ये 10⁻⁻7 हम अपॉन में लिए जा रहे हैं। अंश में है तो 10⁻⁻7 है, जब उसे नीचे लाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? 10⁻+7 हो जाएगा। पहले से यहां पर कौन है? 9 इंटू 10⁻9, जब ये ऊपर से नीचे आएगा +7 हो जाएगा। नहीं समझ में बात आई आपको? ठीक है, और सॉल्व करिए। यूनिट को देख लीजिए जरा। कूलॉम को हम क्या लिख सकते हैं? कूलॉम मतलब Q, और Q इज इक्वल टू IT, एम्पियर सेकेंड। भाई कूलॉम का डायमेंशन भी तो होता है 80, तो कूलॉम का यूनिट क्या बना? एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर कूलॉम की जगह लिखेंगे एम्पियर सेकेंड तो हमको लिखना पड़ेगा एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? मीटर स्क्वायर इंटू, इससे ये भी कैंसल हो गया। देखो एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻16। 9 गुणे 10⁻9 + 7 16। ये जो सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर है, इसे ना
हम अपॉन में इसी के साथ लाना चाहते हैं, तो ये पलट के अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आप जब चाहोगे ये पलट करके फिर से सेकंड स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। और देखिए आप क्या लिख सकते हैं बेटा इसे, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन, थोड़ा गौर कीजिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 16 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 10 टू द पावर 8। मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, और एक साथ होल स्क्वायर लगा देंगे। देखिए ध्यान से, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 9, 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर 16, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब इसको देखकर कुछ याद आ रहा है आपको, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। कुछ याद नहीं आ रहा है आपको? आया? क्या है ये बताइए? ये प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? c से, ठीक है। तो ये प्रकाश की चाल आ रही है, और इस तरीके से इनका क्या रिलेशन बना, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वेयर। हम चाहें तो इसको इधर ला सकते हैं, इनको उधर भेज सकते हैं। c स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। और देखिए c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, देन व्हाट विल बी c इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, एग्जामिनेशन में 2 मार्क क्वेश्चन आता है इसके संबंध को पता मतलब स्थापित करने का, कि निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट में संबंध स्थापित कीजिए, ये करना होगा आपको। और देखिए किस किस फॉर्म में, और 1 मार्क का भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन देते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बोले जाएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, और इसी को थोड़ा बहुत बदल बदल कर लिखते जाएंगे वो। आप इसको और क्या कर सकते हो जानते हो? अंडर रूट हटा के इसकी पावर क्या कर सकते हैं आप, 1/2, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा वो, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट टू द पावर -1/2। ये एक रिलेशनशिप आ गया। अब मैंने आपको बोला था कि जब आप इसका रिलेशन देखोगे तो फाइनली आपको थोड़ी बहुत हैरानी हो सकती है। क्या आपको जरा सा भी ये नहीं लगा कि हम पढ़ क्या रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र, और हमने रिलेशन किसका निकाला, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का। और ये रिलेशन तो हमने सोचा भी नहीं था कि इसका संबंध प्रकाश की चाल तो हम पढ़ भी नहीं रहे थे। हम तो क्या पढ़ रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का थोड़ा बहुत मिला जुला रूप। लेकिन जब हमने इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में निकाला तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के साथ रिलेशन आया किसका, प्रकाश की चाल का, जिसका तो हम अभी हाल में जिक्र भी नहीं कर रहे थे। ये क्यों आ गया, ये ऐसा क्यों आ गया, प्रकाश की चाल से इसका रिलेशन क्यों है, ये अब मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ आपको मेरी बात समझ में आई कि आपको क्या लग सकता है मन ही मन कि हम तो प्रकाश की चाल की जरा सा भी सोच भी नहीं रहे थे, उसका जिक्र भी नहीं कर रहे थे, फिर भी जब हमने एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का रिलेशन बनाया तो उस रिलेशन में मुझे प्रकाश की चाल मिली। ऐसा क्यों हुआ, प्रकाश की चाल ही क्यों मिली, ध्वनि की चाल मिल जाती, अरे बहुत सारी चालें हैं इस दुनिया में, उनमें से कुछ मिलता, प्रकाश की चाल ही क्यों आखिरकार? उसके पीछे भी एक सीक्रेट है, उसको सुन लीजिए जरा आप। मैं आपको बताऊं, शायद आपने कभी पढ़ा हो, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो लाइट होती है हमारी लाइट, ये लाइट एक वेव है, और ये वेव कौन सी वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
हालांकि आपका जो फिजिक्स का ये पार्ट पढ़ रहे हैं इसमें भी आपका एक लेसन मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पढ़ने का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का, पर अभी नहीं मिला है। पर आगे से याद कर लीजिए, अगर आपने पढ़ा है तो भी, नहीं पढ़ा है तो भी याद कर ले कि प्रकाश किस प्रकार, प्रकाश क्या है? एक तरंग। किस प्रकार की तरंग है? आंसर ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है ना, उसके साथ इसका अपना वैद्युत क्षेत्र भी चलता है और इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र भी चलता है। और ये दो के दोनों माध्यमों के जो गुण हैं ये किसको प्रभावित करते हैं? ये दोनों के दोनों गुण वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को ही तो प्रभावित करते हैं। और प्रकाश में भी ये दोनों गुण हैं, इसलिए इसका रिलेशन प्रकाश की चाल से आ रहा है। ध्वनि तरंगों में ये रिलेशन क्यों नहीं बना? क्योंकि ध्वनि तरंगों की जो चाल है उसमें वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। कुछ समझ आ रहा है आपको? फिर से बताइए। अच्छा, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट किसको प्रभावित करती है? वैद्युत क्षेत्र को। चुंबकशीलता म्यू नॉट चुंबकीय क्षेत्र को। प्रकाश में ये दोनों क्षेत्र पड़ते हैं, क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है ही, तो लाइट में ये दोनों फील्ड आते हैं। जो जब लाइट एक जगह से जगह चलती है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलता है और मैग्नेटिक फील्ड भी चलता है, और इसलिए लाइट को ये दोनों माध्यम के गुण प्रभावित करते हैं। इसीलिए इन दोनों गुणों का संबंध प्रकाश की चाल से आया है, दुनिया में और किसी चाल से नहीं आया। हमारी आपकी और ध्वनि की चाल से नहीं रिलेशन आ गया। क्यों? क्योंकि हम जब चलते हैं, आप जब चलते हैं, तो आप कोई विद्युत चुंबकीय तरंग तो है नहीं। हाँ, अगर आप विद्युत चुंबकीय तरंग होते तो आपकी स्पीड से भी इसका कोई ना कोई रिलेशन बनता। इसलिए इन दोनों का रिलेशन प्रकाश की चाल से बना हुआ है और किसी से नहीं। तो ये एक आपको याद रखने बड़े अच्छे से। क्या रिलेशन होता है? C इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट करिए। इससे रिलेटेड यूनिट हमने बना ही लिया है म्यू नॉट का, और इसमें एक आध छोटी मोटी चीजें पढ़नी है, आप इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। बायो-सेवर्ट के लॉ में आपने मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा। जैसे ये एक कंडक्टर है हमारे पास, I करंट फ्लो हो रही है और ये एक करंट एलिमेंट है, इस पे IDL, इसकी वजह से R डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट P है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन, सबको याद है ये फॉर्मूला? ठीक। अब इसमें एक आध चीजें देखिए थोड़ा ध्यान से। अगर ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको क्या बोलेंगे आप? ये बिल्कुल सीधा तार है, सीधा धारावाही चालक। क्या बोला जाएगा इसको? हाँ, इसको साइंस की भाषा में ना ऋजुरेखीय भी कहते हैं। सीधा मतलब ऋजुरेखीय धारावाही चालक। अंग्रेजी में इसको आप बोलते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इसको कहा जाएगा। अब इसकी दो जगहों पर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। करंट कितनी फ्लो हो रही है? I। अगर मैं आपसे ये बोलूंगा कि इसके बिल्कुल लंबवत यहां पर एक बिंदु P है और यहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू बताइए, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? बता सकते हैं आप मुझे? उसकी वैल्यू आपको ये मिलेगी, फॉर्मूला ये है। इसमें से कौन सी फॉर्मूले में कौन सी चीज में बदलाव आएगा? देखो, ये DL है, करंट एलिमेंट। आप ध्यान से देखें, DL और इस R के बीच का एंगल कितना मिलेगा आपको? 90 डिग्री। अगर एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक है तो उसके बिल्कुल लंबवत अगर हम और दूरी पर आ जाएंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? उसके लिए आप देख रहे हो कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो dB की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? μ0/4 पाई I इंटू DL अपॉन
आर स्क्वेयर। क्यों? साइन थीटा कहां चला जाएगा? थीटा की जगह पर आप क्या लिखोगी? 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, इसलिए साइन थीटा वाली टर्म खत्म हो जाएगी। तो एक चीज तो याद कर लें, अगर कोई भी पॉइंट किसी धारावाही चालक से जब हम उस पॉइंट को मिलाते हैं, बिल्कुल लंबवत अगर मिल रहा है, तो उस पॉइंट पर जब आप चुंबकीय क्षेत्र निकालने जाओगे तो बायो-सेवर्ट के लॉ में से साइन थीटा वाली टर्म खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं? साइन थीटा वाली टर्म उसमें नहीं मिलेगी आपको, तो ये फॉर्मूला मिलेगा। एक छोटी सी चीज और देखिए, अगर हम आपसे बिल्कुल इस वायर की सीध में पूछ लें, यहां पर मैंने एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट P, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोलेंगे कि ये वाला पॉइंट है धारावाही चालक की अक्ष पर। ये पॉइंट कहां पर है? धारावाही चालक की अक्ष पर ये पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मुझे बताइए कितना होगा। उसके लिए क्या करते थे आप? ये dl यहां पर है आपका, dl से आपको जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है उस बिंदु को मिलाया जाता है, तो dl से आप इसको ऐसा मिला दीजिए। यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r। थीटा की वैल्यू बता सकते हैं आप मुझे? थीटा की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? 0 डिग्री होगी। इस पॉइंट P के लिए अगर कोई बिंदु धारावाही चालक की अक्ष पर है तो उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा? 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से एक बार देख लीजिए, ये धारावाही चालक है, ये करंट एलिमेंट है, यहां पर हमने पॉइंट P लिया हुआ है। सबसे पहले धारा इस करंट एलिमेंट से बिंदु P को मिलाया, ये डिस्टेंस r हो गया, और करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट है, और करंट एलिमेंट को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा दोनों एक के ऊपर एक ऐसा आ रही है, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। अगर बीच का कोण 0 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? साइन 0 आ जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? याद कर लीजिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि किसी भी धारावाही चालक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? 0। आगे के लिए याद कर लो, यह बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर हम बनाएंगे कभी ऐसा, हम बोलेंगे कि यह एक धारावाही चालक है, इसके इस पॉइंट पर जो कि बिल्कुल इसकी सीध में पड़ता है, इस पॉइंट पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू बताइए। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा? आंसर है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 रहेगा। तो कोई भी ऋजुरेखीय धारावाही चालक है, उसकी सीध में हम इधर पूछें या इधर की तरफ पूछें, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा? 0। खासकर इसीलिए मैंने लोकेशन लिख दी है उसकी। धारावाही चालक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कितना होगा? 0। ये हमको बायो-सेवर्ट लॉ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल रहा है। नहीं समझ आई बात? आ गया? तो अगर धारावाही चालक के लंबवत दिशा में एक बिंदु है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना मिलेगा? सबसे मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम। और कितना होगा? 1/μ0/4 पाई I dl/r²। और अगर कोई पॉइंट धारावाही चालक की अक्ष पर ऐसा बिल्कुल एक्सिस पर है, यहां पर या यहां पर या इसके भीतर अक्ष पर कहीं पर होगा, वहां चुंबकीय क्षेत्र कितना मिलेगा आपको? 0। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी जरूरत पड़ेगी इसकी हमको। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, देखो ध्यान से समझो, ये एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक है, इसमें ऐसे करंट बह रही है I। बताइए यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, पर यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, 0।
यहां पर इसकी सीध में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, जीरो। तो कोई भी ऋजुरेखीय धारावाही चालक होगा उसके आसपास चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन इसकी सीध में इधर और सीध में इधर नहीं बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ऋजुरेखीय धारावाही अगर चालक है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बनता किस दिशा में है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है। आप प्लीज इसे नोट करें, इसके बाद डायरेक्शन का जिक्र करेंगे जरा हम लोग। अगर हमारे पास एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक है, देखिए ये एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक है जिसमें ऐसा नीचे से ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रही है, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम इसको थोड़ा आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। इसको आप गौर से समझिए, इसकी बहुत जरूरत है आगे डायरेक्शन की। मान लीजिए ये वो ऋजुरेखीय धारावाही चालक है, ऐसा ऊपर नीचे ऐसा निकला हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है, ये भी मान लिया इसके अकॉर्डिंग, ये क्या है, ये है ऋजुरेखीय धारावाही चालक, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हम आपसे ये पूछेंगे, ये मान लेते हैं कि करंट नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है, अगर हम आपसे पूछेंगे कि मुझे इस पॉइंट पर, इसमें जो धारा बह रही है इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए। आपने अभी तक एक रूल पढ़ा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का, क्या, राइट हैंड पाम रूल। आप तुरंत क्या करेंगे, आप राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे और थंब को किसकी तरफ रखेंगे, करंट की डायरेक्शन पे। तो जैसे अगर यहां पर ये करंट कंडक्टर है और यहां मुझसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, तो हमने क्या किया, थंब को तुरंत हमने किसकी तरफ कर दिया, करंट की तरफ। उंगलियां किसकी तरफ करनी है, उस बिंदु की ओर जिस बिंदु पर आपसे क्या पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ऐसा कर दे, सही रहेगा। किधर की तरफ करें, यहां चुंबकीय क्षेत्र पता लगाना है, दिशा उसकी। तो ऐसा हमने थंब कर दिया इसकी तरफ और ऐसे कर दिया उंगलियां, देखिए। आप बताइए क्या होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, कुछ पता लग रही है आपको, किधर की तरफ होगी, हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा में, तो किधर की तरफ आएगी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। इसका मतलब ये हुआ, ये वाली डायरेक्शन होगी, इसका मतलब ये हुआ, ये दिशा होगी। देखो इस धारावाही चालक के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या मिली हमको, ये डायरेक्शन मिली। समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब जरा इसी धारावाही चालक के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताओ। फिर हमने हाथ को सेट किया, राइट हैंड रूल, अंगूठे को सेट कर दिया किसकी तरफ, करंट की तरफ, और उंगलियां उस बिंदु की तरफ ले गया जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमें मालूम करना है। और जैसे ही ऐसा किया, हथेली पर लंब खींचा हमने, फिर ये हथेली पर लंब बना दिया, किसके तरफ दिशा आ गई, देखो अंदर की तरफ आ गई, डायरेक्शन अंदर की तरफ। आप देखो, आप अगर चाहें, आप चाहें तो इसका एक और बड़ा मजेदार रूल बना सकते हैं, अच्छा सा। हर बार क्या करना पड़ता है, करंट की तरफ अंगूठा और हथेली में क्या बनाना पड़ता है, एक लंब। हम चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इसी को हम एक नए रूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं राइट हैंड कर्ल रूल। क्या बोल सकते हैं उसे हम, राइट हैंड कर्ल रूल। थोड़ा गौर से देखिएगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ आई थी, इधर की तरफ। यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ आई है, इधर की तरफ। हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अंगूठा इसकी तरफ करेंगे और हमने बोला उंगलियों का मोड़ दीजिए आप, ऐसा। तो अगर यहां कोई पूछेगा तो चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ, अंगूठे को आई की तरफ किया, मोड़ दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहां चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ, अंगूठे को आई की तरफ किया, उंगलियां मोड़ दिया इधर की तरफ। ये और ज्यादा आसान हो गया, बार बार हथेली पर मुझे लंब बनाना नहीं पड़ता और डायरेक्शन वही आती है जो लंब बनाने से मिल रही थी डायरेक्शन हमको। यहां पर ऐसी, यहां पर ऐसी। आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूंगा यहां पर डायरेक्शन बताइए चुंबकीय क्षेत्र की, तो क्या होगी दिशा, फिर से हाथ को सेट करिए।
ऐसा सेट करेंगे इस बार हाथ को और उंगलियां ऐसा मोड़ देंगे आप। किधर की तरफ दिशा आ गई? इधर की तरफ। समझ रहे हैं आप? यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताइए। अंगूठा करंट की तरफ किया, उंगलियां ऐसे मोड़ दिया, इधर की तरफ डायरेक्शन आ गई। तो आप देख रहे हैं कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा और यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। आपको नहीं लगता कि एक धारावाही चालक में यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, यहां ऐसा, यहां ऐसा, यहां ऐसा, ऐसा नहीं लगता कि ये पूरा क्या बन रहा है? इससे वृत्त बन रहा है। तो अगर एक धारावाही चालक में धारा नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है तो उसके चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र होगा। समझ आ गया आपको? शायद ये कुछ समझा सके आपको। यह है वो धारावाही चालक जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ हमने करंट फ्लो करवाई है और यह है इसका चुंबकीय क्षेत्र। समझ नहीं आई बात आपको? यह धारावाही चालक है, इसमें नीचे से ऊपर करंट जा रही है और इसके चारों तरफ अगर मैं यहां पूछूंगा तो यह मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, यहां ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह। तो एक रिज रेखी धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कैसा होता है? वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका अगर आप बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, इसके चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र ऐसा मिलेगा आपको। इस तरह से देखिए, वृत्ताकार दिशा में मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप का बनेगा। इसकी डायरेक्शन में कैसी बनाऊं बताइए? ये करंट की डायरेक्शन है और ये ऐसा करंट की तरफ थंब करोगे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? अंदर जाते हुए। इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? बाहर आते हुए। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी बनाएंगे हम? यहां पर ऐसा अंदर जाते हुए, यहां पर ऐसा बाहर आते हुए और बाकी जगहों पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो ये डायरेक्शन किसकी आ गई? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। और आगे से एक चीज याद कर लीजिए, रिज रेखीय धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्ताकार होती है। एक छोटी सी चीज और समझाना चाहते हैं, देखिए हम आपको। एक छोटी सी चीज ये कि अभी आपने क्या देखा कि अगर करंट ये है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये क्या बनाता है? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब आप ये याद करिए, ये हमने यहां पर बना ली है एक वृत्ताकार कॉइल बनाई हुई है, ये तार है और इसमें हमने करंट फ्लो करवा दी। अभी क्या कर रहे थे हम? सीधा तार लिए थे, उसमें धारा प्रवाहित कर रहे थे। अब हमें एक वृत्ताकार तार ले लिया और उसमें करंट प्रवाहित कर दी। देखो ये एरो भी बने हैं इसमें, देख रहे हैं आप? नहीं दिखा आपको? ये तीर का निशान बना हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। तो हमने एक वृत्ताकार छल्ला लिया और उसमें करंट को फ्लो करवा दिया। अब क्या आप बता सकते हैं कि इसकी ये जो करंट अब इसमें फ्लो हो रही है, पहले करंट इसमें थी, ये चुंबकीय क्षेत्र था, अब करंट हमने इसमें फ्लो करवा दी। अब यहां सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए किधर की तरफ होगा? तो हमने क्या किया, यहां पर करंट फ्लो हो रही है ऐसे, यहां की करंट की दिशा कैसी है? ऐसे। इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो वही राइट हैंड कर्ल रूल सेट करेंगे
अंगूठा किसकी तरफ ले जाना है? करंट की डायरेक्शन पे। तो यहां पर करंट किस दिशा में है बताओ? ऐसा, ठीक है। तो हमने ऐसा हाथ सेट कर दिया, अंगूठे को किसकी तरफ कर दिया? करंट की तरफ। और सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगानी है, तो बाकी पूरी उंगलियां सेंटर की तरफ ले गए। फिर उंगलियों में कर्ल बना दिया, किधर की तरफ बनेगा? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। तो यहां पर जो करंट है ऐसी, इस करंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ आ गई? अंदर की तरफ। यहां पर भी तो करंट है, देख रहे हैं आप, ऐसे करंट फ्लो हो रही है। तो यहां जो करंट है इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड बताओ। फिर से हमने क्या किया? अंगूठे को करंट की तरफ सेट किया, सारी उंगलियां सेंटर की तरफ ले गए और कर्ल बना दिया। अब इस बार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा है? अंदर की तरफ। यहां पर करंट किस दिशा में है बता सकते हैं? यहां पर करंट किस दिशा में है? पूरे छल्ले में करंट ऐसा फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज। तो यहां करंट कैसे जा रही होगी? ऐसे जा रही कि नहीं जा रही है? यहां करंट की दिशा इधर से इधर की तरफ है। फिर से आप अंगूठे को करंट की डायरेक्शन पे रखिए, ये रख दिया, देखो हमने इधर की तरफ करंट आ रही है ना। और कहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए? सेंटर पे। सेंटर पे सारी उंगलियां ले जाइए, कर्ल बनाइए, किधर की तरफ बना? अंदर की तरफ। ठीक है, जरा इस करंट की से चेक कर लो। यहां पर करंट किस डायरेक्शन पे फ्लो हो रही है बता सकते हैं? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? ऐसा करंट जा रही है तो यहां पर ऊपर से नीचे। अगर यहां ऊपर से नीचे तो अंगूठा कैसा सेट करना? नीचे की तरफ, इस तरह से। उंगलियां किस तरफ ले जानी है? सेंटर की तरफ। अरे वाह, ऐसे अंगूठा करंट की डायरेक्शन पे, उंगलियां सेंटर की तरफ, और कर्ल बनाएंगे तो किधर की तरफ आएगा? अंदर की तरफ। आपने एक चीज गौर की, क्या चीज? इस पूरे सर्कल पे करंट फ्लो हो रही है, पूरे सर्कल पे। हम इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सेंटर पे तो अंदर की तरफ, इसकी वजह से निकालते हैं तो अंदर की तरफ, यहां वाली करंट से निकालते हैं तो अंदर की तरफ, और यहां वाली करंट से निकालते हैं तो अंदर की तरफ। इसका मतलब है अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखो ना, अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है सबको? कितना अजीब है ना। आप थोड़ा सा देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले ये करंट थी तो ये मैग्नेटिक फील्ड था, अब ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको नहीं आ रहा है? जब देखोगे नहीं ध्यान से तो कहां से आ पाएगा? सबको आ रहा है? इधर वाले बच्चे तो बातों में लगे थे। बातें मत किया करो, समझा करो, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं साइंस में। देखो फिर से, ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। समझ आ रही बात आपको? ओके, तो हमने जो देखा, ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर करंट को हम सर्कल में भेज देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो जाएगा सेंटर पे, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी करंट हमने कैसी फ्लो की है? सीधे तार पे। तो मैं इसे सीधे तार पे ही आपको दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये करंट की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है? करंट की डायरेक्शन है। ये कैसी करंट की डायरेक्शन है बता सकते हैं आप मुझे? हाँ जी, बिल्कुल सही बताया है, वेरी गुड। बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ। अब अगर ऐसी करंट आ रही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट ऐसी है, ये करंट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? वृत्ताकार। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया इसके चारों तरफ ऐसा वृत्ताकार। क्या डायरेक्शन होगी मुझे मैग्नेटिक फील्ड के लिए? तीर किधर लगाने चाहिए बता सकते हैं आप? कुछ काम मत करिए, तुरंत अंगूठे को किसकी तरफ करिए? करंट की तरफ। करंट किस तरफ है? बोर्ड के तल के लंबवत बाहर।
बोर्ड के तल के लंबवत बाहर अंगूठा कर दीजिए और ऐसा उंगलियां मोड़ दीजिए। ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। कुछ समझ पाए आप? अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो अगर करंट कैसी है? अगर करंट है कमिंग आउट, बाहर आते हुए, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट हम अंदर की तरफ बना देंगे, देखो बउआ, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन क्या डायरेक्शन है? बोर्ड के तल के लंबवत ऐसे। तो एक तार सीधा तार है और उसमें करंट अंदर की तरफ जा रही है ऐसे। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि तार कैसा है? बिल्कुल सीधा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? वृत्ताकार, सर्कुलर। इसकी डायरेक्शन कैसे मैं बनाऊं? फिर से राइट हैंड कर्ल रूल सेट करिए। अंगूठे को किस तरफ ले जाना है? किस तरफ ले जाना है? हाँ, पीछे वाले बच्चे, करंट की तरफ कि बी की तरफ? करंट की तरफ। और फिर क्या करना है? उंगलियों को मोड़ना है, ऐसा पीछे की तरफ कि आगे की तरफ? पीछे मोड़ दे तो उंगलियां टूट जाएंगी। करंट ऐसा ले जाएंगे, करंट अंदर की तरफ है, और ऐसा उंगलियां मोड़ दीजिए। अब चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन पे नजर आ रहा है आप? वेरी गुड, बोलते रहा करिए, समझ में आता है कि आप पढ़ रहे हो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैसी है? गोइंग इन, अंदर की ओर जाती हुई। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ गया? क्लॉकवाइज। अब क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाने का सबसे आसान तरीका, अंगूठा करंट की तरफ कर दो, उंगलियां मोड़ दो, बस जो दिशा ये दिखाएंगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? तो ये तो किसकी बात कर रहे हैं हम? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं। और अभी अभी हमने एक चीज बताई कि अगर करंट को सर्कल में ले जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। अब हमने क्या किया? अब हमने करंट इस पे भेज दी। तो यहां पर आप मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताइए। करंट ऐसी कर दी हमने, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताइए। देखो यहां पर तीनों फिगर में करंट कैसी थी? स्ट्रेट वायर में थी कि सर्कल में थी? सर्कल में करंट थी। सर्कल में तो मैग्नेटिक फील्ड आया है, स्ट्रेट वायर में है। यहां पर करंट हमने सर्कल में कर दी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे बताइए। इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा? करंट की तरफ किसको रखना होता है? अंगूठे को रख दिया। देखो नीचे से करंट ऐसे जा रही है ना, ऐसे, और कर्ल बना दिया। किधर की तरफ है? और अंदर की तरफ है, तो क्या डायरेक्शन बनानी चाहिए? क्रॉस बना लेनी चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब करंट कैसी होगी? क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? अंदर की ओर जाता हुआ, गोइंग इन। और जब करंट ऐसे कर दी हमने, इस बार करंट की डायरेक्शन पे अंगूठा ले जाओगे, यहां पर करंट किधर की तरफ बह रही है? अरे यार, ऐसे करंट आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां करंट कैसे जा रही होगी? ऐसे नहीं जा रही होगी। तो अंगूठा करंट की तरफ सेट कर दिया और कर्ल बनाया, तो किस तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया इस बार? बाहर की तरफ। और करंट कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर करंट आपने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो करवाई है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर हो जाएगा। अगर करंट सर्कल में फ्लो करवाई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्ट्रेट हो जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही है आपको हमारी? ठीक है,
एक छोटी सी चीज और ध्यान से देखिए जरा, जिस तरह से वैद्युत क्षेत्र में आपने पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है वैद्युत द्विध्रुव, उसमें एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ क्या होता है माइनस। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में आपने पढ़ा कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश पर गलत अंदर प्रवेश करती हैं कि समाप्त हो जाती हैं। मतलब हम कुछ भी आपको डरवा देंगे और आप गलत बोल ही दोगे। धनावेश से शुरुआत होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, ये सही है। मतलब अगर आपसे मैंने पूछा कि 2 चौके कितने होते हैं, आपने बोल दिया 8 और मैंने जोर से कह दिया 8 होते हैं, तो बोले नहीं 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 सर 9 होते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, आपको अपनी बात पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव में जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो निकलती कहां से हैं, धन से, और प्रवेश कहां कर जाती हैं, नेगेटिव चार्ज पर प्रवेश कर जाती हैं। समझ आ रही बात? तो धन से बाहर आना, नेगेटिव चार्ज से अंदर समाप्त हो जाना, सॉरी प्रवेश करती नहीं समाप्त हो जाती हैं। ऐसे ही चुंबक में भी 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। देखो गौर से समझिएगा, यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम आपको समझाना चाहते हैं फिर से। चुंबक में भी 2 पोल, एक नॉर्थ पोल रहेगा और एक साउथ पोल। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी और साउथ पोल में प्रवेश करेंगी। कुछ हमारी बात सुन रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत बल रेखाएं कहां से बाहर आती थी, धनावेश से, और कहां पर समाप्त हो जाती थी, ऋणावेश पर। चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं कहां से बाहर निकलती हैं, नॉर्थ पोल से, उत्तरी ध्रुव से, और कहां पर प्रवेश कर जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश कर जाती हैं। अब थोड़ा इस चित्र को गौर से देखिए, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है यह ऐसा बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र। समझ आया कुछ आपको? और यहां का मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर चुंबकीय बल रेखाएं बाहर आती हैं तो वो चुंबक का कौन सा पोल होगा, भूल गए? चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाके प्रवेश कर जाती हैं, समाप्त नहीं होती, उसमें प्रवेश करती हैं। बताएंगे आपको जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर कहां से निकलती हैं, नॉर्थ पोल की साउथ पोल, नॉर्थ पोल से, और प्रवेश कहां करती हैं, क्लियर? यहां से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर आ रही कि अंदर प्रवेश कर रही हैं? अगर बाहर आ रही है तो पक्का इस समय ये कौन सा पोल बना होगा, नॉर्थ पोल बना होगा। और इसमें चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही हैं, अंदर जा रही है, तो ये चुंबक का कौन सा पोल बना होगा, साउथ पोल बना होगा। इसको याद रखने का हमने एक आसान तरीका बना लिया। इसमें कौन सा पोल बना है, करंट की डायरेक्शन कौन सी ली हमने, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें बना कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। हमने क्या बोला कि आप इसको ऐसा कर लो, ऐसा। नॉर्थ पोल की स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होती है, एन से, तो एन बना लो और इसको थोड़ा सा ऐसा मोड़ दीजिए, ऐसा, इसको थोड़ा सा ऐसा मोड़ दीजिए। तो अगर करंट, तीर देख रहे हैं आप इसके किस तरफ इशारा करते हैं, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? इसके एरो देखो आप, ऐसा हो रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे हमें ये समझ में आता है, याद ज्यादा रहता है कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होगी तो सामने कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। समझ आ रहा है? और अगर यहां पर करंट कैसी थी देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर थी, यहां पर आपने कौन सा पोल बताया था, साउथ, और यहां कौन सा बताया था, नॉर्थ। तो हमने इसका भी एक तरीका निकाल लिया, इसके अंदर एस बना दो और एस के दोनों सिरों पर ऐसा एरो बना दो। ये हमें क्या डायरेक्शन शो करता है, क्लॉकवाइज। तो अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल बनेगा चुंबक का, साउथ पोल। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है
तो कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। ये फिगर हमको याद रखने में हेल्प करता है। आप देखो, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल। और कितना अच्छा रहा ना, एस और एन से ही हमको पता लगने लगा। देखो अब इसको 1 मिनट के लिए देख लीजिए। यहां सब में मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूं, इस लाइन की इधर की बात करिए। करंट ये है कि करंट ये है, इधर की बात करिए। करंट ऋजुरेखीय चालक में है या वृत्ताकार मार्ग में है? वृत्ताकार मार्ग में है। ठीक है, अब इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसा। कौन सा पोल बना सामने से? याद करके देखो। वेरी गुड। क्लॉकवाइज जा रही करंट, तो सामने से देखा कौन सा पोल बना? साउथ पोल। और अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही होती एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा पोल बनता? मान लिया करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मान लिया। कौन सा वाइज है ये? क्लॉकवाइज। कौन सा पोल बना? साउथ पोल। क्लॉकवाइज में साउथ पोल। ध्यान रखिएगा, भूलेंगे तो नहीं आप। कैसे करंट फ्लो हो रही है? ऐसे। इधर से देखने लगे, अभी हम आपको किधर से दिखा रहे हैं? इधर से। करंट कैसी फ्लो हो रही है? ऐसे। अब कैसी करंट है? कौन सा पोल है? आप तो साउथ बोल रहे थे अभी। कुछ समझ में आ रहा है? फिर से देखिए। हमने मान लिया कि कुछ गलत नहीं है, सब बिल्कुल सही है। अभी सब सेट हो जाएगा अपने आप। देखो कौन सी करंट है ये? क्लॉकवाइज। इधर कौन सा पोल है? पक्का? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके, मैं ऐसा ही घुमाऊंगा, देखना धोखे से मैं बदल तो नहीं रहा हूं। ये कौन सा वाइज है? क्लॉक की एंटी। हाँ, और ये कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इधर से देख रहे हैं तो ये कौन सा पोल है? साउथ पोल। और जब आप इधर से देखेंगे तो ये कौन सा पोल है? हो सकता है, क्योंकि चुंबक के ध्रुवों को हम कभी भी एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। इसलिए अगर इतने पतले तार में एक तरफ साउथ है तो उसी की दूसरी तरफ क्या होगा? नॉर्थ रहेगा ही रहेगा, बदल ही नहीं सकता वो। नहीं समझ में आया? तो सबसे शुरू में जब हमने यहां से शुरू किया, क्या बताया? सबसे स्टार्टिंग की बात देखिए। अगर ये करंट है, करंट अगर ऋजुरेखीय धारावाही चालक में है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? वृत्ताकार। दिशा कैसे निकालना? राइट हैंड कर्ल रूल, सबसे बढ़िया रूल है। इसके बाद अगर करंट सर्कल में है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट। करंट स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, और अगर करंट सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो जाएगा। समझ आ रहा है? और एक ही कॉइल में एक तरफ से देखने पर कौन सा पोल मिलेगा? साउथ, और दूसरी तरफ से देखने पर कौन सा पोल मिलेगा? नॉर्थ हो सकता है। कौन सा पोल नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, यह पता कैसे लगाएंगे? अगर करंट क्लॉकवाइज है, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो सामने से देखने पर चुंबक का वो साउथ पोल बनेगा। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो सामने से देखने पर चुंबक का वो पोल कौन सा होगा? नॉर्थ पोल रहेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन को एनालाइज करना आपको आना चाहिए, डायरेक्शन को समझना आपको आना चाहिए। इसीलिए हमने आज डायरेक्शन के बारे में यहां पर आपको सारी चीजें बताई हुई है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में भी आई हुई है। तो आपको इसे याद रखना है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मुलाकात करेंगे तो हम पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट के नियम के एप्लीकेशन। बायो-सेवर्ट के नियम के एप्लीकेशन क्या है, मतलब बायो-सेवर्ट के नियम का यूज कहां पर है, कहां हम यूज कर सकते हैं इसको। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।